हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज आपका फिजिक्स का 7th लाइव टेस्ट शुरू होने वाला है। और यह टेस्ट जो है आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो या हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन है वो मेरा और मेरी टीम के द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना ना भूलेंगे। और लाइव सेशन के अंत में आप कमेंट करना ना भूलेंगे कि ये सेशन में जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का स्तर कैसा है, निम्न है या उच्च है। तो चलिए आज का लाइव सेशन हम की शुरुआत धमाकेदार अंदाज से किया जाए। तो देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन कहता द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, यानी कि मुक्त आकाश में म्यू नॉट चुंबकशीलता का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके सामने 8.85 10 टू द पावर -12 C2n इनवर्स -1 एम इनवर्स 2, बी जो है 8.85 और इंटू 10 टू द पावर 12 C2n-1 m-2, सी जो है 9 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यू एन एम 2 C-2, और डी जो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एन एम स्क्वायर और C-2। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप दे। मैं इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूँगा। इस सेशन का ये पहला क्वेश्चन है और ये जो है क्वेश्चन जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स यानी कि वैद्युत स्थैतिकी से लिया गया है। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफ़ी VVI है। हो सकता है कि आने वाली बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे लाइव सेशन में आ चुके हैं। और इस लाइव सेशन का जो शुरुआत जो है, यानी ये जितने भी लाइव सेशन हो रहे हैं, अभी हमारा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग लाइव टेस्ट है। और ये जैसे ही आपका जनवरी का महीना आएगा तो वहाँ पे जो भी टेस्ट होगी आपको ऑन स्क्रीन बोर्ड होगा, ठीक है। तो उसमें और भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू भी कर दिए हैं। और कुछ बच्चे ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, यानी कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ए ही के साथ जा रहे हैं। तो मैं भी इस क्वेश्चन में आप लोग के साथ ही जाना चाहता हूं। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाबू ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है कि मुक्त आकाश में चुंबकशीलता की जो मान होती है वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 सी बोले तो कूलम, एन बोले तो न्यूटन, एम बोले तो मीटर, ठीक है। तो चलिए हम लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दिख रहा होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा जो है काफ़ी VVI क्वेश्चन साबित हो सकता है आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। जैसा कि देखिए हमारा क्वेश्चन जो है ये है, कहता है विद्युत द्विध्रुव प्रबलता का बीमा सूत्र बताएं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके स्क्रीन पे है ML T−3 और A−1, ठीक है। बी ऑप्शन जो है ML3T A−1, सी जो है ML T−3 A−1, ऑप्शन नंबर डी जो है ML T−3 और A। तो इस क्वेश्चन का में आंसर आप इसके सामने 4 विकल्प है A B C और D। और इस क्वेश्चन में आप बताइएगा कि हमारा जो लाइव सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 जो है कैसा क्वेश्चन है, ये VVI साबित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन करना शुरू कर दिए हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका आंसर जो है इस बार सी कर रहे हैं। और कुछ बच्चे सही भी हैं, कुछ बच्चे गलत भी हैं। तो चलिए, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहा हूँ कि हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि विद्युत द्विध्रुव प्रबलता का बीमा सूत्र जो होता है ML T−3 और A−1 होता है। चलिए अब लाइव सेशन को थोड़ा सा और रोचक दौर में पहुंचाया जाए।
और जैसा कि देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी हमारा काफ़ी वीवीआई साबित हो सकता है आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। तो देखिए क्या कहता है, कहता है एक करेंट फ्लोज इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट्स दी हीट प्रोड्यूस्ड। यानी कहता है कि किसी तार में एक धारा प्रवाहित होती है जिसकी प्रतिरोध का मान 5 ओम है और 20 मिनट के लिए हमारा 7 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है 140 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी जो है 280 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी जो है 700 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी जो है 2800 कैलोरी। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का वेट करना चाहूँगा। और ये क्वेश्चन जो है ना, मेरे हिसाब से ये काफ़ी वीवीआई साबित होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन में आएगा ही। और चलिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं आंसर का शुरुआत जो है, कुछ बच्चे जो है हमारा जो है डी से कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं और कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है H बराबर I²RT, उसी के हिसाब से बनाइएगा। तो चलिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लाइव सेशन में जुड़ गए हैं और हमें मज़ा भी आ रहा है इस लाइव सेशन में, क्योंकि क्या है ना कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव का लाइव टेस्ट होता है इसका अंदाज अलग होता है, ठीक है। और उसका क्वेश्चन का आप लोग का सॉल्यूशन इसमें क्या है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग टेस्ट में क्या है फटाफट देनी होती है, ठीक है। तो चलिए, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। और जितने भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपका लाइव सेशन में होती है, इसका जल्द ही आपको वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ड्रीम क्लासेस में मिलेगा। और उसमें कुछ ट्रिकली और ऑन स्क्रीन बोर्ड पर इसका आपका सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए, इस सेशन को और आगे बढ़ाया जाए और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हमारे स्क्रीन बोर्ड पे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक आदर्श अमीटर की प्रतिरोध क्या होगी। यानी रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज, ऑप्शन नंबर ए जो है इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर बी जो है 0, ऑप्शन नंबर सी जो है 1 ओम, ऑप्शन नंबर डी जो है 10 ओम। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग बताइए कि आप लोग अमीटर पढ़े होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा पढ़ना है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर भी है, तो यहाँ पर शंट के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, इस सेशन का मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या इसका आंसर करते हैं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। तो मैं देख रहा हूँ कि इस लाइव सेशन में बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वेश्चन का आंसर सही भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि एक आदर्श अमीटर की प्रतिरोध जो होती है वह शून्य होती है। एक आदर्श अमीटर की प्रतिरोध जो होती है वह शून्य होती है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज 0। तो चलिए, अब सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। और देखिए, ये क्वेश्चन है ना, हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये वीवीआई साबित हो सकता है। कहता है साइक्लोन के प्रयोग से कौन सा कण त्वरित होता है। साइक्लोन के प्रयोग से कौन सा कण त्वरित होता है। ए साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट। साइक्लोट्रॉन के प्रयोग से कौन सा कण त्वरित होता है। ए साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी धनात्मक आयन, और ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ दीज है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का मैं आप लोग का वेट करना चाहूँगा। आप लोग का ये क्वेश्चन जो है हमारा साइक्लोन से लिया गया है, और ये काफ़ी वीवीआई साबित हो सकता है आपके आने वाली परीक्षा के लिए। तो चलिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वेश्चन का आंसर की शुरुआत का दौर शुरू हो गया है और करना शुरू भी कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताना चाहता हूँ कि एक साइक्लोट्रॉन जो है वो हमारा धनात्मक आयन को त्वरित करता है, यानी कि एक्सेलरेट करता है, यानी गति को प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा बाबू। चलिए, अब हम
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर सी कहता है ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन पहला जो है सेल्फ इंडक्शन, यानी कि उसको स्वतः प्रेरण कह सकते हैं, और डी बी जो है म्यूचुअल इंडक्शन, ये है परस्पर प्रेरण है, और सी जो है एडी करेंट यानी कि भंवर धारा, और ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ दिस। जरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का ऑप्शन पहले सुनिएगा। हमारा छठा नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। पहला ऑप्शन जो है स्वतः प्रेरण, बी जो है परस्पर प्रेरण, डी जो है भंवर धारा, और डी नन ऑफ दिज, यानी कि नन कह सकते हैं इसको। तो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर आधारित है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है आंसर की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में किए हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ना हमारा बी कर रहे हैं, बी ऑप्शन, यानी कि मैं देख रहा हूँ 40% से 50% बच्चे जो हैं वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पर ऑप्शन लगा रहे हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन होगा बच्चों बी ही होगा, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन, परस्पर प्रेरण, ठीक है। तो चलिए हम लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और इस लाइव सेशन में मैं आप लोग से बातें भी करूंगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखूंगा, क्योंकि हमारा जो है ना ये लाइव सेशन काफ़ी धमाकेदार साबित होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैं काफ़ी सोच समझकर, और हमारी टीम के द्वारा ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर क्या होती है। ये जरा सुनिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, यानी यहाँ पर जो है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति क्या होती है। ऑप्शन नंबर पहला जो है एक दूसरे पर लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे के समानांतर होती है, ऑप्शन नंबर सी 270 डिग्री पर एक दूसरे को काटती है, डी नन ऑफ दीज। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर क्या होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर एंड इंटरसेक्स एट 270 डिग्री, और डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए VVI साबित हो सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपका 7 नंबर का ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, कि हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ये एक दूसरे को पर लंबवत होता है, यानी कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है आप ही का काफ़ी VVI क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। कहता है कि यदि किसी फोटोन की संवेग p हो तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, यानी कि यदि किसी फोटोन की संवेग p हो तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज p, द वेवलेंथ ऑफ इट्स इज, यानी किसी फोटोन कोई कण है, इसकी संवेग आप लोग पढ़े होंगे है ना, p बराबर m इंटू v होता है, यानी मास गुना वेलोसिटी होता है। इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका h/p, बी है h इंटू पी, सी जो है p/h, और डी जो है h/√p, यानी कि आपको बतानी है कि वेवलेंथ, यानी कि फोटोन की वेवलेंथ किसके बराबर होती है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे सही भी आंसर कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का मैं सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि लैम्डा, यानी कि लैम्डा बराबर जो होता है ना ये h/p होता है, जहाँ पर हमारा जो है h प्लैंक नियतांक होता है और p हमारा उस फोटोन की संवेग होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे स्क्रीन बोर्ड पे क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है कहता है रेडियो सक्रियता का SI मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी।
ऑप्शन नंबर ए जो है जूल, बी जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी जो है एएमयू और डी जो है क्यूरी। जरा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिएगा। कहता है रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? ए नंबर ऑप्शन जूल है, बी एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सी एएमयू है और डी क्यूरी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ना इसका ऑप्शन करना शुरू भी कर दिए हैं, कुछ बच्चे सही भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। तो इस लाइव सेशन में जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ाई के प्रति काफ़ी वफादार नज़र आ रहे हैं, यानी कि पढ़ने में विश्वास रखते हैं। और अब आपका क्या है ना कि आपका एग्जामिनेशन बोर्ड का काउंटडाउन लगभग आपका इस एग्जामिनेशन का काउंटडाउन आपका जो है लगभग आधे समर तक पहुंच चुका है और आपका एग्जामिनेशन में मात्र आपका 40 से 45 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो आप इस बचे हुए दिनों में जितना आप प्रैक्टिस सेट बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, आप पर डे सुबह और शाम 2 सेट बनाओ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ और रोटेशनल प्रणाली को अपनाइए आप लोग। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर शुरू भी कर दिए और कर भी चुके हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रेडियो सक्रियता का ऐसा मात्रक जो होता है क्यूरी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी आपका एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी वीवीआई हो सकता है। कहता है वैद्युत क्षेत्र में कौन सा डिफ्लेक्ट होता है? विच कैन बी डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑप्शन नंबर ए एक्सरे, बी न्यूट्रॉन और आपका सी जो है अल्फा कण और डी जो है गामा किरण। यानी कि ये आपको बतानी है कि विद्युत क्षेत्र में ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा डिफ्लेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए कि इसमें कौन सा डिफ्लेक्ट होता है। ये कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है क्योंकि इसमें एक्सरे भी है, गामा रे भी है, न्यूट्रॉन भी है और अल्फा पार्टिकल भी है। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा एक्सरे होगा। कि एक्सरे जो है यानी एक्स किरणें जो है वैद्युत क्षेत्र में डिफ्लेक्ट होती है, यानी कि उसका डेविएशन होता है। ठीक है, अपने पथ से वो डेविएट हो जाती है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये आपका नज़र आ रहा होगा। ठीक है, रेड रेड रेड, ये आपका 11 जो है कहता है ABC मीन्स, यानी कि ABC का फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर ए जो है ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल, बी जो है ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल, सी जो है ऑडियो वॉइस कंट्रोल, डी जो है एंटीवायरस कंट्रोल। यानी कि ABC का फुल फॉर्म आपको बतानी है कि आप क्वेश्चन नंबर 11 का 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी, यानी 4 विकल्प है, इन्हीं 4 विकल्पों में से कोई एक आंसर होगा इसका। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं और अब क्या है ना कि अच्छे खासे भीड़ हो गई है हमारे लाइव सेशन में। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा ABC का मतलब जो होता है ये होता है ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या है, इसे समझिएगा। कहता है ए गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज इनटू अ मीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर को यदि अमीटर में परिवर्तित किया जाए तो इसमें क्या आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज और डी हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें जो प्रतिरोध लगाया जाएगा वो हमारा कम होगा और वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे कि हमारा समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, कि हमारा उच्च प्रतिरोध जो होगा उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, कि उच्च प्रतिरोध जो होगा हमारा समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है काफ़ी आपका ये इम्पोर्टेंस रखता है आपकी 12वीं परीक्षा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है इसका सॉल्यूशन करना शुरू भी कर दिए हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं और लगभग 1-2 बच्चे जो है आंसर जो हमारा है ये हमारा सी भी कर रहे हैं।
तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब क्या है ना कि हम चलते हैं इस क्वेश्चन के अगले दौर में, और ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग की गति की दिशा क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ऑप्शन नंबर ए बी के समानांतर, ऑप्शन नंबर बी ई के समानांतर, ऑप्शन नंबर सी ई क्रॉस बी के समानांतर, और डी जो है बी क्रॉस ई के समानांतर। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की जो गति होती है किस डायरेक्शन में होती है? चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होती है कि आपको वैद्युतीय क्षेत्र के समानांतर होती है कि आपको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आपका क्रॉस के समानांतर होती है कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के क्रॉस प्रोडक्ट के समानांतर होती है। तो इसको ये क्वेश्चन काफ़ी VVI क्वेश्चन साबित हो सकता है आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब लाइव सेशन को और बढ़ाया जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए आपका काफ़ी VVI साबित हो सकता है। कहता है निकेल क्या है? ऑप्शन ए प्रति चुंबकीय, ऑप्शन बी फेरी चुंबकीय, ऑप्शन सी फेरो चुंबकीय, डी नन ऑफ दीज। यानी निकेल जो है हमारा आपका डाई मैग्नेटिक है कि फेरी मैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है, डी नन ऑफ दीज। निकेल, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू भी कर दिया है। कुछ बच्चे की शुरुआत इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से कर रहे हैं और एक आध बच्चे जो है ऑप्शन नंबर बी भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा फेरो चुंबकीय, यानी कि फेरोमैग्नेटिक। निकेल इज ए फेरोमैग्नेटिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। कहता है बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन, यानी कि बीटा कण जो होता है किस फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटेशनल फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, सी इलेक्ट्रिक फील्ड, डी बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कहता है कि बीटा कण किस आपका क्षेत्र में डेविएट होता है? पहला गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा विद्युत क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर 4 जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में। ये क्वेश्चन हमारा 15 नंबर जो है, ये सब क्वेश्चन आपका काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये आपका VVI साबित हो सकता है आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीटा कण जो है हमारा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में डेविएट हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ये भी देखिए आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी VVI साबित हो सकता है। कहता है हॉट वायर अमीटर मेजर्स, यानी कि आपका गर्म तार जो है, गर्म अन्य हॉट वायर अमीटर है ना, ये क्या आपका ये यंत्र है आपका हॉट वायर अमीटर, ये क्या पिक करता है, यानी क्या ये जज करता है, क्या ये मापता है? पहला है पीक वैल्यू ऑफ AC, एवरेज वैल्यू ऑफ AC, सी जो है RMS वैल्यू ऑफ AC, डी नन ऑफ दीज। यानी कि प्रत्यवर्ती धारा का उच्चतम मान या प्रत्यवर्ती धारा का औसतम मान या फिर वर्ग मूल माध्य मान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये काफ़ी VVI क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा कि हॉट वायर अमीटर क्या मापता है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऑप्शन करना शुरू भी कर दिए हैं और बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, और कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि हॉट वायर अमीटर जो है प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग मूल माध्य मान को मापता है। अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 17, देखिए क्या है। कहता है ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? स्कैटरिंग की, रिफ्रैक्शन की, डिस्पर्सन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है?
ऑप्शन नंबर है स्कैटरिंग, बी जो है रिफ्रैक्शन, सी जो है डिस्पर्सन और डी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप पढ़े होंगे ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे क्रिटिकल क्रांति कोण के बारे में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं और इस बार कुछ बच्चे जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डी ऑप्शन करने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपका टोटल इंटरनल ऑप्टिक्स चैप्टर का जल्द ही आपका वीडियो मिलेगा हमारा यूट्यूब चैनल पे और ये हमारा स्क्रीन बोर्ड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर ये हमारा 18 जो है कहता है और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा। ऑप्शन ए प्लस बी बराबर सी, बी बराबर ए इंटू बी बराबर 0, सी बराबर ए बार बराबर ए और डी जो है ए इंटू बी का बार बराबर सी। ये हमारा लॉजिक गेट है और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चे क्वेश्चन के साथ आंसर भी करना शुरू कर दिए हैं, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर भी चुके हैं। चलिए मैं फिर इस लाइव सेशन के आखिरी पड़ाव की ओर चलता हूँ और ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दी पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट इज, पहला ऑप्शन है R प्लस ओमेगा इंटू एल, बी जो है R बटा R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर का रूट, सी जो है R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर और डी जो है ओमेगा एल बटा आर। क्वेश्चन नंबर 19 द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट प्रत्यावर्ती धारा में पढ़नी है। LR विद्युत परिपथ। क्वेश्चन नंबर 19 मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन करना शुरू भी कर दिए हैं, कुछ बच्चे सही भी हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहूँगा। ठीक है, ऐसे आप लोग प्रत्यावर्ती धारा में LR सर्किट, ठीक है, LCR सर्किट के बारे में पढ़ना ना भूलेंगे चूँकि ये हमारा टॉपिक्स जो है काफ़ी वीवीआई टॉपिक्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का बाबू आंसर में बताना चाहता हूँ कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बीमा बताएं, यानी विद्युत वाहक बल की बीमा बतानी है। और आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ml2 T इनवर्स -2, बी जो है ml2 T इनवर्स -2 और यहाँ पे जो है यहाँ पे शायद लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो इस क्वेश्चन का ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन सही लग रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन में आप लोग को वेट करना चाहूँगा कि विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगी, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा जो है यहाँ पे शायद आपका आई इन्वर्स होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे ऑप्शन बी के साथ मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन इसका क्या है ना कि आप लोग निकाल लीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस लाइव सेशन का अंतिम समय में मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों आप लोग है ना, ज़िंदगी में क्या होती है ना, लक, लेबर और चांस, इसको मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। और मैं
विशेष क्या कहूँ, बेस्ट ऑफ लक।